हेलो एस्पिरेंट्स, मैं आर एस परमार क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जनरल स्टडीज़ की सीरीज़ में हिस्ट्री इतिहास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो इतिहास एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। जब भी स्टूडेंट्स इतिहास ये हिस्ट्री शब्द सुनते हैं तो डर से जाते हैं, सहम से जाते हैं, क्योंकि उनके जहन में बहुत सारे नाम, बहुत सारे सन आ जाते हैं जो स्कूल टाइम से उन्हें कंफ्यूज करते आए हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैं इतिहास को सरल और एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में आपके सामने लेकर आऊँगा ताकि आपको याद रखने में दिक्कत ना आए। देखिए, मेरा पर्सनल मानना है कि इतिहास बहुत ही अहम सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति को उसके और समाज के अस्तित्व के बारे में पता चलता है। तो इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इतिहास को जानने की शुरुआत करते हैं। हमें कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के सिलेबस को देखते हुए इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना है। भारतीय इतिहास को हम 3 कैटेगरीज में बांटकर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम प्राचीन भारत की बात करेंगे, फिर मध्यकालीन भारत और फिर अंत में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने खास नहीं है जितना कि आधुनिक भारत है। आधुनिक भारत से एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो इसका वेटेज ज़्यादा है, पर हम इस पर डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते। हमें इन्हीं के थ्रू जाना पड़ेगा। हमें पहले प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत को देखने के बाद हम आधुनिक भारत पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। भारतीय इतिहास में हम सबसे पहले प्राचीन भारत को स्टार्ट कर रहे हैं। प्राचीन भारत को हम 8 सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे, फिर हम सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे, फिर वैदिक काल पर चलेंगे। वैदिक काल में अगर आप देखें तो कुछ लिमिटेशन थी। उन लिमिटेशनों के रिजल्टेंट के रूप में अगर हम देखें तो कुछ धार्मिक आंदोलन जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में आपने सुना होगा, उनका टाइम आ जाता है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हम डिस्कशन करेंगे धार्मिक आंदोलनों में। फिर आप देखेंगे कि मगध राज्य का उदय। मगध एक स्टेट थी। महाजनपद काल अगर देखें, वैदिक काल के बाद आता है महाजनपद काल, जहाँ पे 16 महाजनपदों का उदय हुआ, स्टेट्स बनी। उन स्टेट्स में से मगध जो थी वो सबसे क्या कह सकते हैं, टॉप पर, जीनत पर पहुंची। किनके टाइम पर? अलग अलग राजवंशों के टाइम पर। उन राजवंशों को हम ऑर्डर में सिस्टमेटिकली डिस्कस करेंगे, पर उन राजवंशों में सबसे महत्वपूर्ण जो राजवंश था वो था मौर्य वंश, और मौर्य वंश ने मगध को अपने उत्कर्ष पर पहुंचाया। इसी के बाद अगर आप देखें तो मगध पर जब मौर्य वंश का शासन समाप्त हुआ तो धीरे धीरे मगध का पतन शुरू हुआ। उसे ही मौर्य उत्तर काल कहते हैं। मौर्य उत्तर काल को भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से राजवंश उस टाइम पर आए। फिर हम देखेंगे वो काल जो प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहलाता है, जिसे कहते हैं गुप्त काल। गुप्त काल के बाद हम देखेंगे गुप्तोत्तर काल की। गुप्त वंश के पतन के पश्चात किन किन राजवंशों का उदय हुआ और उनमें कौन प्रमुख शासक थे, जिनके बारे में हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। देखिए, इतिहास में ऑर्डर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ऑर्डर मतलब सीक्वेंस की, किसके बाद क्या हुआ। यहाँ पर जो आप इवेंट देख रहे हैं ये एक के बाद एक हुए हैं, इसीलिए ऑर्डर में लिखे हुए हैं। इन ऑर्डर्स में आप अगर पढ़ेंगे तो आपको इतिहास समझने में मदद मिलेगी। मैं जो एक पॉइंट है जो हर बार अपनी क्लास में कहता हूँ इतिहास पढ़ाते वक्त, कि आपके नोट्स बनाइए इतिहास में। इन नोट्स को आप डिटेल में अभी बनाइए क्लास के साथ में। फिर क्या करेंगे, हम धीरे धीरे, मैं बीच में आपको बताता रहूँगा कि इन नोट्स को कैसे सिंप्लीफाई करें। प्राचीन भारत जब खत्म होने वाला होगा, हम प्राचीन भारत के जितने भी नोट्स हैं उनको एक पेज में लाने की कोशिश करेंगे। बेसिकली पूरे इतिहास को हम रजिस्टर के 4 पेजेस में कंपाइल कर सकते हैं अगर सिस्टमेटिकली नोट्स बनाएं। तो आप सिस्टमेटिकली नोट्स बनाइए मेरे साथ। और अगर आपको लगता है कि मुझे नोट्स नहीं बनाना है तो आपको हमने पीडीएफ फाइल्स भी प्रोवाइड की हैं। उन पीडीएफ फाइल्स को पढ़िए, उसमें आपको ये सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। आप उनको पढ़कर भी इस सब्जेक्ट पे कमांड कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप पीडीएफ फॉर्मेट पे ही संतुष्ट हैं या आप सेल्फ नोट्स बनाना चाहते हैं। सेल्फ नोट्स बनाइए, आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और अपने ही लैंग्वेज में जो भी आपने सुना, समझ में आया, उसे लिखते चलिए। आपको बहुत मदद मिलेगी। देखिए, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये उठता है कि जो इतिहास है उसका स्रोत क्या है। इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है इतनी सारी, वो कहाँ से मिली है। तो जिस प्रकार आपके जहन में बहुत सारी बातें हैं जो आपने आपके लाइफ इवेंट में देखी हैं, ऐसे ही हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जो जो अपने लाइफ टाइम में इवेंट्स देखे हैं, जो जो उनको बातें पता थी, उन्होंने उन्हें एक साहित्यिक रूप देने की कोशिश की है, उन्हें लिखा है। उसी स्रोत को हम पढ़कर हमारे इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो रिटन नहीं है। उन रिटन
इन्फॉर्मेशंस को तो आपने कलेक्ट कर लिया, पर जो रिटर्न नहीं था उनके लिए एक मेथड है जिसे कह सकते हैं आप एक्सकवेशन किया जाता है, पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। ज़मीन में से खुदाई में जो चीज़ें मिलती हैं, अवशेष मिलते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है और वो किस काल से संबंधित है या किस घटना से जुड़ी हुई हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश की जाती है और एक कहानी बुन ली जाती है। देखिए, साहित्यिक स्रोतों में हम सिर्फ ऑथेंटिकेट जो बुक्स होती हैं, स्रोत होते हैं, उनकी बात करते हैं, सारी किताबों की बात नहीं करते। जैसे बहुत सारी बार आप देखेंगे कि फैंटेसी भी लिखी गई है, जैसे पंचतंत्र है, एक इन्फॉर्मेशनल बुक है जिसमें मोरल स्टोरीज की बात की गई है, वो साहित्यिक स्रोत नहीं है। जैसे हर्ष चरित्र की अगर हम बात करें तो हर्ष चरित्र एक साहित्यिक स्रोत माना गया है, क्योंकि उसमें राजा हर्ष के बारे में, हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक स्रोत में हम बहुत सारी किताबों के बारे में, लेखकों के बारे में जानेंगे। प्राचीन भारत जब हमारा एंड पर होगा, प्राचीन भारत में जितने भी साहित्यिक स्रोत हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे। जैसे अगर आप देखें तो वेद भी हमारे साहित्यिक स्रोत है, वेद से भी हमें उस समय के समाज के बारे में पता चलता है। तो ये तो है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। कई बार बुक्स के राइटर्स बुक के बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे मुद्रा राक्षस में किस राजवंश का उल्लेख मिलता है, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो मुद्रा राक्षस मौर्य काल से जुड़ी हुई बुक है। अब उसके लेखक कौन है, सोचिएगा ज़रा कौन है। इसके अलावा अगर आप देखें तो वेदों से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में। तो जो साहित्यिक स्रोत है इसे भी हमें पढ़ना है। अब हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की। ये बहुत ही एक बेसिक सा टॉपिक है, ज़रूरी तो नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि मैं आपसे डिस्कस करूं, शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूं। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका रिटर्न प्रूफ नहीं है। जैसे वैदिक काल, वैदिक काल का आपके पास रिटर्न प्रूफ है, हमारे पास वेद है। दुनिया की सबसे पुरानी किताब जो है वो ऋग्वेद है, कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में रखी हुई है, उसे आप आज भी जाकर पढ़ सकते हैं, ओरिजिनल ऋग्वेद रखा हुआ है। पर प्राग ऐतिहासिक काल के जो हमारे स्रोत हैं वो रिटर्न नहीं है, अवशेष। पुरातत्वविदों ने जमीन में से अवशेष निकाले, उन अवशेषों पर अध्ययन किया और उस काल के बारे में हमें जानकारी प्रदान की है। तो प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका लिखित स्रोत नहीं होता। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में और डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे इन 3 नामों पे डिस्कशन करना चाहूँगा। पहला जो नाम है हमारा वो है हेरोडोटस, दूसरा नाम है रॉबर्ट ब्रूस फूट और तीसरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। इन तीनों नामों में से जो तीसरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, ये कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपके लिए काम का है, क्योंकि इससे आपको मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नाम देखे होंगे और उनके माइंड में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया होगा कि कहाँ सुना है, कहाँ सुना है। तो बस यही इतिहास है कि ये नाम कहाँ सुना है। ओके, तो सबसे पहले इन नामों को देख लेते हैं। जैसे अगर आप जो पहला नाम देख रहे हैं हेरोडोटस, ये एक ग्रीक पर्सन थे। इन्होंने पहली बार एक सिस्टमेटिक ऑर्डर मेंटेन किया, लोगों की जानकारी, राजवंशों की जानकारी को एक पुस्तक के रूप में लिखा था। इसीलिए इन्हें इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। तो हमारा ये नाम जो पहला नाम है इसे याद रखिएगा, हेरोडोटस, ये फादर ऑफ हिस्ट्री हैं, इतिहास के पिता कहलाते हैं। दूसरा जो नाम है हमारा, ये एक ब्रिटिश साहित्यकार हैं, रॉबर्ट फुट। इन्होंने भारत में रहकर प्राग ऐतिहासिक काल से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण खोजें भारत में की थी, तो इनको प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। और जो तीसरा नाम है वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। ये जो ब्रिटिश पर्सन थे, इतिहासकार थे ये भी, इन्होंने अपने टाइम पर भारत में एक महत्वपूर्ण विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम है भारतीय पुरातत्व विभाग, जो आज भी विद्यमान है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। उस विभाग ने अपने दौर में कई महत्वपूर्ण खोजें की और भारतीय इतिहास को एक क्या कह सकते हैं रूपरेखा दी है, एक कड़ी दी है, जिसे आज हम भारतीय इतिहास के रूप में पढ़ रहे हैं। जो कुछ भी आज हम पढ़ रहे हैं वो सब इस भारतीय पुरातत्व विभाग की ही देन है। तो इसलिए ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है आपके इतिहास के सिलेबस में। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक कहलाते हैं। इन्हीं के द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। साथ ही साथ आपसे ये एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। और आपको जो रॉबर्ट ब्रूस का नाम सुन रहे हैं, ये 1863-65 में तमिलनाडु में रहकर कई महत्वपूर्ण खोजें भारत में कर चुके हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम के टाइम पर जो वॉइसरॉय थे, उनका नाम आपसे क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया है। वो वॉइसरॉय का नाम आपको याद रखना है। लॉर्ड कैनिंग के काल में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। तो भारतीय पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए ये 3 फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, स्थापना, संस्थापक और दैट टाइम वॉइसरॉय कौन थे। प्राग ऐतिहासिक काल के साइंटिफिक पहलू को अगर हम देखें तो बहुत वास्ट है वो पहलू। जैसे अगर आप साइंस में देखते हैं तो बायोलॉजिकल एक ऑर्डर होता है कि मनुष्य का विकास बंदर से हुआ है। जो 4 पैरों पे चलने वाला बंदर था वो जब 2 पैरों पे चलने लगा, जिसे आज आप मनुष्य कह देते हैं, तो वहाँ से मानव का इतिहास प्रारंभ होता है। तो वहीं से प्राग ऐतिहासिक काल भी शुरू होता है। पर
उतने एक प्रिमिटिव एजेस पे हमें नहीं जाना, हमें प्राग ऐतिहासिक काल के एक बेसिक डिवाइड को समझना है, एक ऑर्डर को समझना है। प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसे बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को इंग्लिश में कहते हैं पैलियोलिथिक एज एंड मध्यपाषाण काल को कहते हैं मेसोलिथिक एज एंड नवपाषाण काल जो है इसे कहा जाता है नियोलिथिक एज। लिथिक जो आप लिथ वर्ड सुन रहे हैं इंग्लिश में, इसका मतलब होता है स्टोन, जैसे पाषाण। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। तो मनुष्य ने सबसे पहले जो अपने औजार हैं, अपने जो दैनिक जीवन के उपकरण हैं, वो सब पत्थरों के इस्तेमाल से बनाए थे। तो इस काल का नाम उसी के आधार पर पाषाण काल पड़ा। अब इसमें नव, मध्य और पुरा क्या है, ये एक ऑर्डर है कि पुरा पाषाण काल में इन पत्थरों का प्रयोग, इन औजारों का प्रयोग बहुत बेसिक था, प्रिमिटिव था। उसके बाद धीरे धीरे जब उसका नॉलेज बढ़ता चला गया तो इनका यूजेस और इनकी जो क्या कह सकते हैं आप क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की, वो इंक्रीज होती चली गई डे बाय डे। तो पुरापाषाण काल में थोड़ा प्रिमिटिव था, मनुष्य पत्थरों का बेसिक इस्तेमाल करता था। मध्यपाषाण काल में उसका प्रयोग जो है वो थोड़ा सा उत्कृष्ट हुआ। नवपाषाण काल में सर्वोत्तम हो गया। इस तरीके से अगर आप देखें तो ये डिवाइड किया गया है, इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है, पर इनसे भी बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे कंपटीशन एग्जाम्स में, तो उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इन तीनों से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल कहाँ है और किस काल से संबंधित है और उसकी विशेषता क्या है। तो इन तीनों को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो नाम है हमारे सामने वो है भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश में ही भोपाल के पास स्थित एक प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल है और पुरापाषाण काल से जुड़ा हुआ है। इस स्थान की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शैल चित्रों के लिए, अपने शैल चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। शैल चित्र का मतलब होता है कि गुफाओं की जो दीवारें हैं और छत हैं उन पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई है। प्रिमिटिव मानव के हिसाब से वो बहुत ही साइंटिफिक हैं, बेसिक है, पर उस टाइम के मानव जिसका आईक्यू बहुत ही कम था, 10 to 20 था, उस टाइम के मानव ने जो अपने शिकार हैं, अपनी जीवन शैली, अपने आवास हैं, उनके बारे में जो आपसे कहना चाहा है वो बहुत ही सुंदरता से वहाँ पर चित्रित किया गया है। इसलिए भीमबेटका स्थान बहुत प्रसिद्ध है। मध्यपाषाण काल से जुड़े हुए जो हमारे सामने 3 नाम है वो हैं आजमगढ़, बागोर और प्रतापगढ़। अगेन आजमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में ही है। इस आजमगढ़ और बागोर जो साइट है, बागोर जो है राजस्थान में है, इन दोनों साइट की जो क्या कह सकते हैं विशेषता सिमिलर है। इन दोनों ही स्थानों से हमें पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। फिर जो तीसरा नाम है ये यूपी से रिलेटेड है, यूपी में प्रतापगढ़ है। यहाँ से हमें औजारों में हड्डियों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। अगर आप देखें बेसिकली पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल दोनों एक दूसरे से अलग औजारों की गुणवत्ता के कारण है, तो यहाँ पर मध्यपाषाण काल में पत्थर के साथ हड्डियों का प्रयोग भी देखा गया है। नवपाषाण काल की अगर हम बात करें तो इस काल से जुड़े हुए 3 शहरों के नाम प्रमुख आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे पहला नाम है मेहरगढ़, दूसरा नाम बुर्जहोम और तीसरा नाम है कोल्डी हवा। बलूचिस्तान में स्थित ये जो मेहरगढ़ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ है, ये अपने कृषि के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जो मनुष्य के कृषि के साक्ष्य है वो आपको मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। ऐसे ही कोल्डी हवा जो यूपी में स्थित साइट है, इसकी अगर मैं विशेषता देखूं तो इसकी भी यही विशेषता है। प्रारंभिक जो चावल की खेती के साक्ष्य हैं वो आपको कोल्डी हवा से मिलते हैं। बुर्जहोम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसकी 2 विशेषताएं। सबसे पहले कि इस स्थान से हमें ऐसे घर मिले हैं जो मिट्टी में गड्ढा खोदकर बनाए जाते थे, जिन्हें पिटहोल्स कहा जाता था, उनमें मनुष्य रहा करता था। देखिए, प्रागैतिहासिक काल को डिस्कस करने का जो मेरा मोटिव था वो ये था कि आपको मानव का जो विकास क्रम है वो समझ में आ जाए। कि विकास क्रम की जो ये ऑर्डर है इन्हें ऐसे ही याद करना है, क्योंकि आपसे तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था एग्जामिनर पूछ चुका है। अगर हम पहली अवस्था शिकार की बात करें तो ये पुरापाषाण काल से ही चली आ रही थी और नवपाषाण काल तक हमें देखने को मिलती है। पर जो पशुपालन है, दूसरी अवस्था है, ये पुरापाषाण काल में नहीं थी, ये मध्यपाषाण काल में विकसित हुई। जैसे कृषि जो है वो नवपाषाण काल में विकसित हुई। अगर आप देखेंगे तो नगरीकरण कृषि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब कृषि करना प्रारंभ किया मनुष्य ने तो उसे एक स्थान पर रहना पड़ा, रुकना पड़ा, और कई लोग समूह में रहा करते थे, तो इसके कारण नगर बस गए। अगर हम नगरों को देखें, प्राचीनतम जो नगर हैं प्रागैतिहासिक काल के या अन्य सभ्यताओं के, ये सभी जो नगर हैं नदियों के किनारे बसे मिले हैं। तो ये नदियाँ जो हैं बहुत अहम भूमिका निभाती थी किसी भी सभ्यता के, किसी भी नगर के संरक्षण के लिए। तो नदियों से जुड़े होते थे सारी सभ्यताएं। इन्हें हम आगे जब हम सभ्यताओं के बारे में देखेंगे तो और मैं आपको बताऊंगा हड़प्पा सभ्यता और विश्व की कुछ अन्य सभ्यताओं के बारे में, सभी नदी तट पर विकसित हुई हैं। इन सब फैक्ट्स के अलावा कुछ और बेसिक से फैक्ट्स हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आग का आविष्कार कब हुआ था, उसका प्रयोग करना मनुष्य ने कब प्रारंभ किया। तो आग का जो आविष्कार है वो पुरापाषाण काल में हो चुका था एक्सीडेंटली। जैसे मनुष्य ने 2 पत्थरों को एक्सीडेंटली जब आपस में टकराया तो उनसे
आग लगी, चिंगारियाँ निकली और आसपास की घास में आग लग गई। ये एक एक्सीडेंट था, बट उसका प्रयोग खाना पकाने के लिए, दूसरे जानवरों से बचने के लिए उसने मध्य पाषाण काल में शुरू कर दिया था। ऐसे ही अगर देखें तो पहिए के आविष्कार ने कृषि में काफ़ी मदद की। पहिए का जो आविष्कार और प्रयोग है वो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य द्वारा उगाई गई पहली फसल कौन सी थी, तो बहुत बेसिक सा आंसर है उसका मक्का, क्योंकि वो एक ऐसी फसल थी बहुत आसानी से उग भी जाती है कहीं पर भी, और उसे डायरेक्ट खाया भी जा सकता है, कंज्यूम भी किया जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे कंपटीशन एग्जाम से पूछे जाते हैं प्रागैतिहासिक काल से जुड़े हुए। इन सभी को एक बार थोरोली आप लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना आए। आगे बढ़ते हैं और हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं।